हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है उपसर्ग प्रत्यय और इनका हम एक्सप्लेनेशन आज कराएंगे। क्या होते हैं उपसर्ग, क्या होते हैं प्रत्यय। तो उनको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अद्भुत बैच आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ चुका है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, अर्थात इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं और हम जो है ये इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आप एक कॉल लगा सकते हैं। नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। दूसरा एक और जरिया है, वो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए। फिल करके आप सबमिट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो जल्द से जल्द जो है इस अद्भुत बैच का हिस्सा बनिए। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपसे छूट जाए, मिस हो जाएं। तो जल्द से जल्द करिए, हरी अप। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जैसे हमने बताया क्लास 8 का हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होता है उपसर्ग और क्या होता है प्रत्यय, ये चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। ये कितने तरीके से आते हैं ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला समझते हैं हम क्या होते हैं उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द रचना के प्रमुख स्रोत हैं। ये किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। समझ में आया। उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो शब्द बनाने का एक जरिया है। एक मूल शब्द होता है और इनके साथ अगर हम इन उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ दें तो वो क्या होता है, एक नया शब्द बन जाता है और वो भी नए मीनिंग के साथ में, नए अर्थ के साथ में बनता है। तो ये हमने एक थोड़ा सा इंट्रो दिया। अब इसमें समझते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रा, परा, अप, सम। अब जैसे हम यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि कुछ भी शब्दांश, जैसे हम बोलते हैं जीवन, हमने एक शब्द आपके पास लिया, क्या लिया, जीवन। जीवन एक शब्द है। हाँ, अब ये जो शब्द है इसमें कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी। चलिए आपको पहले मैं डिटेल से ही सारी क्लियर कर देती हूँ। उपसर्ग में बता रही हूँ, उपसर्ग हो या प्रत्यय, हर किसी में एक मूल शब्द जरूर होता है। क्या होता है, मूल शब्द। मूल का मतलब आप जानते हो ना, जड़। मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो एक मूल शब्द का होना जरूरी है क्योंकि इसी के आगे उपसर्ग जुड़ेगा और पीछे प्रत्यय जुड़ेंगे। अब मूल शब्द हम ले लेते हैं कोई भी, जैसे लिख लीजिए नीति। ठीक है, हमने एक शब्द लिया नीति। ठीक है, अब ये नीति शब्द क्या है, आपका मूल। इसके पहले अगर हम उपसर्ग जोड़ दें, अब मान लीजिए हमने उपसर्ग जोड़ा, वो आपका उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमने जोड़ दिया राज, तो क्या बन गया, राजनीति। क्या बड़ा, राजनीति। ठीक है, अब आ जाइए प्रत्यय पे, आ जाइए। अब यहां पर क्या होगा, राजनीतिज्ञ। अब यहां पर अगर हम ज्ञ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये राजनीतिज्ञ। समझ में आया। तो नीति में हमने इस तरीके से, जब हम शब्द के शुरू में कोई चीज जोड़ देते हैं तो वो अपना अर्थ बदलता है, राजनीति बन गया। उसी के अंत में हम एक जोड़ देते हैं, शब्द जोड़ देते हैं, तो वो आपका दूसरा न। तो मतलब क्या हुआ, मूल शब्द में हमने कितनी सारी चीजों को जोड़ा। अब यहां पर उन्होंने क्या बताया, एक चीज और है, ये जो उपसर्ग होते हैं इनका हमेशा अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, मगर प्रत्ययों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ एक शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। लेकिन जो आपके उपसर्ग हैं ये भी शब्दांश होते हैं, लेकिन इनके अर्थ होते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग जो जोड़े गए हैं उसमें आपका जो आएगा, पहला है आपका हिंदी भाषा के उपसर्ग हम लोग लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा से कुछ उपसर्ग जो जोड़े जाते हैं वो हिंदी भाषा के होते हैं। दूसरी संस्कृत भाषा से जोड़े जाते हैं। किससे जोड़े जाते हैं, संस्कृत भाषा के लिए जाते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं आपके अरबी भाषा के। अरबी भाषा से हम लोग जोड़ते हैं कुछ उपसर्ग, और कुछ उपसर्ग जो हैं वो फारसी भाषा के जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, फारसी भाषा के। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के उपसर्ग जो हैं वो हिंदी भाषा में
जोड़े जाते हैं। हिंदी भाषा यानी कि जो मूल शब्द होते हैं वो होते हैं आपके हिंदी के, और उसमें इन 4 भाषाओं के उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब चलिए इन सबको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देखिए संस्कृत में उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? हिंदी में कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए जाते हैं। अब ये जितने भी आप देखोगे प्रा, परा, अप, सम, अनु, ये सभी किसके हैं? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। अब जैसे प्रा लिया तो मैंने जैसे बताया कि जो उपसर्ग होते हैं इनका हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ होता है, प्रत्ययों का नहीं होगा लेकिन आपके उपसर्ग का अर्थ होता है। अब यहां पर जैसे दिया प्रा, प्रा का मतलब होता है बहुत आगे। अब उससे हमने जोड़ा प्रचंड, प्रकाश, प्रताप, तो ये क्या बन गया आपका? अब यहां पर काश में प्रा जोड़ा यानी कि बहुत ज्यादा रोशनी, प्रचंड यानी कि जो है चंड में हमने प्रा जोड़ा यानी कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज हो गई। फिर आया प्रताप यानी कि जिसका ताप बहुत अधिक हो, बहुत अधिक प्रताप वाला, ताप वाला। फिर आते हैं परा। परा से क्या शब्द बना? परा का सबसे पहले अर्थ देखिए क्या है? परे, पीछे या उल्टा, यानी कि परे कोई चीज होती है ना, इसके परे है यानी कि इस चीज के बाद वो चीज है। पीछे या उल्टा, इन सब के लिए हम परा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब परा से क्या बनता है? परा प्लस भूत, फिर है पराक्रम, फिर है पराजित, तो ये हो गया, आपने देखा ना, पराजित हो गया। फिर अप का क्या मतलब होता है? विकार, विकार और नीचे। अब इसमें यहां पर अब क्या आया? अपंग, क्या आया? अपंग। फिर आया अपकर्ष, फिर अपभ्रष्ट। तो आप यहां पर देख रहे हो ना, सब में अप जुड़ा है। ये आपका कर्ष मूल शब्द है, भ्रष्ट मूल शब्द है। यहां पर अपंग जो है, अंग की बिंदी है, वो आपका जो आ रहा है यहां पर अंग जो है, ये आपका मूल शब्द है। उसी तरह यहाँ भूत मूल शब्द है, यहाँ क्रम मूल शब्द है, यहाँ जीत मूल शब्द है, यहाँ ताप मूल शब्द है, काश मूल शब्द है, चंड। तो ये आपका प्रा, 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 परा, परा, परा। फिर है अप, फिर है आप देखिए संपत्ति, क्या है यहाँ पर? संपत्ति। सम में अब यहाँ पर आइए, जब हम इसका ये ना माँ आधा है, ये हमेशा क्या चला जाएगा? ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाता है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो सम चूंकि आधा है, स्वर रहित है, तो वो किस में चला जाएगा? ऊपर बिंदी के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर आइए, सम का मतलब होता है साथ या पूर्ण। अब यहाँ पर सम आया, संपत्ति, ये आया आपका मूल शब्द सम आया। फिर पूर्ण आपका मूल शब्द है, सम आपका उपसर्ग है, फिर सम आपका और इसके साथ वाद। वाद आपका क्या है? मूल शब्द है और सम आपका उपसर्ग आया। फिर नेक्स्ट आते हैं अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या साथ। हम किसी के पीछे चल रहे हो या साथ चल रहे हो तो अनु शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो अनुकंप, ठीक है, अनुकंप, कंप आपका मूल शब्द है। फिर है अनुक्रमण, क्रमण मूल शब्द है। फिर अनुपात, यहाँ पर पात मूल शब्द है। तो समझ में आया आपको? हमेशा जो शब्द है, एक मूल शब्द है, उससे जुड़ेगा और उसके रूप को बदल देता है। अब उसका अर्थ कुछ हो, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक शब्द ले लो, कोई भी शब्द, जैसे हम चलो संवाद ले लेते हैं। एक हमने शब्द लिया संवाद। अब इसको मैं आपको पूरा क्लियर बता देती हूँ कैसे बदलता है। संवाद में मूल शब्द हमारा क्या है? वाद। ये हमारा वाद जो है मूल शब्द है। क्या आ रहा है? वाद हमारा मूल शब्द है। वाद का मतलब क्या हुआ? हम किसी से जब कहते हैं ना वाद विवाद करते हैं, वाद मतलब क्या? वाद विवाद यानी कि बात करते हैं। तो वाद का अगर हम अर्थ लेंगे तो वो क्या हुआ? बात, ठीक है। अब उसके बाद हमने सम जोड़ा, सम आया। सम हमारा क्या है? ये हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। अब सम का मतलब इन्होंने क्या बताया था? साथ या पूर्ण। तो हमने सम का क्या मतलब लगाया? साथ। अब इन दोनों को जब हमने जोड़ा, किसको जोड़ा हमने? हमने जब सम जोड़ा और सम और वाद, ये दोनों चीजों को जोड़ा तो क्या हो गया? वाद। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या बना? संवाद।
अब संवाद का जो मतलब क्या हुआ, आपस में बातचीत। समझ में आया? हम जब शब्दों को अलग अलग रहते हैं तो इनके अर्थ अलग रहते हैं, जब जुड़ जाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे आपको मैं एक बहुत ही कॉमन सा शब्द मैं बता रही हूं, ठीक है, याद रखना। कौन सा है? हार। ठीक है, हार शब्द, हार के आगे जब हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी शब्द, जैसे हार तो हम गले में पहनते हैं उसको बोलते हैं, और उसी तरीके से हार मतलब हार जाना भी होता है, दो अर्थ होते हैं। अब उसमें अब आपको पराजय हार को कहलाते हैं, और हार इसको हम और भी आगे बोलते हैं। अब हार के आगे जैसे हम बोल देते हैं हर आया, हर आया, तो वो आपका प्रत्यय जुड़ जाता है ना। हार मतलब हार जाना होता है, हराया मतलब किसी को हरा देना होता है। तो इस तरीके से होता है ना, उपसर्ग को आप पहले जोड़ोगे तो भी अर्थ बदलेगा, और प्रत्यय को जोड़ोगे तो भी अर्थ बदलेगा। हमेशा याद रखना, जो भी नया शब्द बनेगा उसका अर्थ अलग बदल कर निकल कर आता है। चलिए अब आगे देखते हैं संस्कृत के और क्या उपसर्ग हैं। अब का मतलब होता है अनादर या नीचे। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, अब यहां पर आया तरण। तरण आपका क्या है? मूल शब्द है। अब आपका उपसर्ग है। साद आपका मूल शब्द है, अब उक्त है। यहां पर ज्ञा, ज्ञा है, अवज्ञा, ज्ञा आता है ना, ज्ञा भी, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, अब यहां पर अब आपका मूल शब्द है और आपने अब प्रत्यय जोड़ दिया। फिर है निर। निर का मतलब होता है बिना। निर का क्या मतलब होता है? बिना। ये निर आधा है, स्वर रहित है। अब उसके बिना जोड़ा हमने, तो जीव हमारा क्या है? मूल शब्द है, और ये रा देखिए यहां ऊपर लग गया, ये है। उसी तरह निर यहां पर आपका जो है उपसर्ग है, फिर डय आपका है, फिर है निर आपका यहां है, दलीय यहां पर मूल शब्द है। नेक्स्ट आते हैं निस। निस का मतलब होता है स्वार्थ या बिना। तो अब यहां पर ये जो आधा है सा, ये देखिए सब में आएगा। तार में, तार मतलब जानते हो ना, वायर होता है, वहां पर तार हमने जोड़ा ये, और ये हो गया निश। फिर तेज आपका क्या हो गया? ये मूल शब्द हो गया, और निस्तेज। संदेह मूल शब्द हो गया, निह संदेह हो गया। अब संदेह मतलब होता है डाउट करना, जब निह जोड़ दिया तो क्या मतलब हो गया? बिना डाउट, किसी डाउट के, निसंदेह यानी कि कोई भी डाउट नहीं है। फिर आते हैं दुर। दुर का मतलब क्या होता है? दुर का मतलब होता है बुराई। क्या होता है? बुराई या कठिनता। अब यहां पर आ रहा है दुर्जन, यानी कि बुरा जन। जन हमारा क्या है? ये मूल शब्द है और दुर प्रत्यय है। दुर्दिन यानी कि बुरे दिन हो गए आपके, और ये आपका मूल उपसर्ग हो गया। फिर निर्वचन, फिर दुर्वचन हो गया। फिर आते हैं दुष। दुष का मतलब होता है निषेध या कठिनता। यहाँ दुष मतलब होता है किसी चीज की मनाही के लिए भी हम बोलते हैं, और कोई चीज जो हमारे लिए कठिन हो उसके लिए भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? दुस्तर। तर आपका क्या है? मूल शब्द है, और दुष उपसर्ग है। फिर सह आपका मूल शब्द है, दुष आपका उपसर्ग है। साध्य आपका मूल शब्द है, और दुष आपका उपसर्ग आ रहा है। फिर नेक्स्ट आते हैं वी। वी का मतलब होता है विशेष या अभाव। यहां पर क्या है? विप्लव। यहां पर अब यहां देखिए वी है, प्लव। प्लव जो है, प्लव, ये आपका मूल शब्द है। वी आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जय आपका क्या है? मूल शब्द है, वी आपका उपसर्ग हो गया। नाश मूल शब्द है, वी आपका उपसर्ग हो गया। फिर आइए आ का मतलब होता है अपनी ओर या बलपूर्वक। कर्षण। कर्षण मतलब आपको खिंचाव, कर्षण जिसको बोलते हैं। आकर्षण यानी कि अपनी तरफ खिंचाव। फिर दान। दान मतलब आप लोग तो जानते हैं, किसी चीज को किसी को दे देना। आदान यानी कि आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। तो यहाँ पर ये हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि जो आपके उपसर्ग हैं वो हमेशा शब्द के पहले लगेंगे, मूल शब्द के, और उन उपसर्गों का अपना अपना कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तो ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग थे, संस्कृत से जो लिए गए उपसर्ग थे। ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु,
अव, निर, निस, दुर, दुष, वी और आ, ये सभी संस्कृत के। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हिंदी के उपसर्ग। मैंने 4 तरह की 4 भाषाओं से बोले थे ना कि 4 भाषाओं से हिंदी भाषा में उपसर्ग लिए गए हैं। तो पहला संस्कृत भाषा, अब दूसरा हम आ जाते हैं जो हिंदी भाषा से ही लिए गए। जब सबसे पहले है अ क्या है? अ का मतलब होता है अभाव या निषेध। अभाव का अकथनीय। अब यहाँ पर आ आपका उपसर्ग है और कथनीय जो है वो आपका क्या है? कथनी। कथनी का मतलब क्या होता है? करणीय, कहने लायक। कथनीय मतलब कहने लायक, अकथनीय मतलब जो कहने लायक ना हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं अनित्य। नित्य मतलब रोज, अनित्य का मतलब यानी कि रोज नहीं होना। फिर असंगति। संगति मतलब अच्छी, अच्छा साथ। असंगति मतलब बुरा साथ हो गया। फिर आते हैं अध। अध का मतलब होता है आधा। अब मरा आपका मूल शब्द है और अध जो है वो आपका उपसर्ग हुआ। फिर अध खुला। खुला आपका मूल शब्द है, अध उपसर्ग है। अध पका, ये आपका मूल शब्द है पका, और ये अध मरा यानी कि आधा मरा हुआ। अध खुला यानी आधा खुला हुआ। अध पका मतलब आधा पका हुआ। तो अध यानी कि आधा हुआ। नेक्स्ट आते हैं अन। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। यहाँ है अनाधिकार। यहाँ पर अन जो है वो आपका मूल शब्द है। अधिकार जो है वो आपका क्या है? मूल शब्द है। अब फिर आ जाते हैं अनन्य। क्या है? अनन्य। तो अब यहाँ पर अन और न्य अलग है आपका, ये हो गया। फिर अनभिज्ञ। भिज्ञ मतलब जानना, अनभिज्ञ मतलब ना जानना। फिर आते हैं उन का मतलब होता है एक कम। जैसे 49, 49 यानी कि 50 में एक कम। तो उसी तरह क्या है? 39। 39 का मतलब क्या होता है? 39, 40, 39, 39, 39 मतलब 40 में एक कम। तो वो हो गया 29। 29 का मतलब क्या होता है? 29 मतलब 29, 29 मतलब 30 में एक कम। तो ये हो गया आपका। फिर 39, 39, 40 यानी कि 39 में एक कम। फिर 49, 49 मतलब 49 यानी कि 50 में एक कम। यहाँ पर क्या? 39 और यहाँ पर 49, तो यहाँ पर 50, ये पर 40। समझ में आ गया? हम लोग बोलते हैं ना 39, 40, 50, फिर 49, 50, 51, 52। तो उनका मतलब होता है एक कम, यानी कि 50। जैसे हमने बोला 49, तो 49 का मतलब क्या हुआ? 50 में एक कम। औ और अव। औ का मतलब हीन या निश्चय। ठीक है, औ या अव में क्या होता है? कुछ भी आप लेंगे, हीन या निश्चय इसका मतलब होता है। जैसे औ रत। रत मतलब किसी में जो है, किसी में रमा हुआ, किसी में रमा हुआ चीज को रत बोलते हैं। अब औरत का मतलब क्या हो गया? यहां पर निश्चय, यानी कि कोई चीज किसी में निश्चित कर कर रम जाती है उसको बोलते हैं। तो औरत हो गया। फिर अवदान। दान मूल शब्द है, अब आपका यहां हो गया। अवधारणा। धारणा मूल शब्द है, अब आपका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट आते हैं कु। कु का मतलब होता है बुरा या नीच। कुपंथ, यानी कि पंथ मतलब क्या होता है? रास्ता। कु मतलब बुरा रास्ता। कुमति। मति मतलब होता है बुद्धि। कु मतलब क्या हो गया? बुरी बुद्धि। कुपात्र। पात्र मतलब होता है चरित्र। कुपात्र, पात्र मतलब बुरा, तो कुपात्र यानी कि बुरा पात्र। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि ये सभी हिंदी के प्रत्यय हैं, जो हिंदी के उपसर्ग हैं, जो मूल शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द को पूरी तरीके से बदल रहे हैं। सु। सु मतलब क्या होता है? सुंदर या सहज। यहां पर कर्म। कर्म मतलब कार्य हुआ। सु मतलब क्या हुआ? अच्छा कार्य हो गया। चारु। चारु मतलब क्या होता है? आप मुझे पता है ना, चारु मतलब क्या होता है? सुंदरता। तो यहाँ पर सु चारु मतलब बहुत ज्यादा सुंदरता। मार्ग मतलब रास्ता। सु मतलब अच्छा रास्ता। फिर है नी। नी का मतलब क्या होता है? रहित या आदेश। नी क्या है? निवेदन। अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वेदन आपका मूल शब्द है, नी आपका उपसर्ग है। निषेध। शेद का मतलब आपका हो गया, ये मूल शब्द, नी मतलब नहीं। नी यम। यम मूल शब्द हो गया, नी आपका जो है उपसर्ग है। फिर आते हैं भर। भर का क्या है? भरा हुआ। भर का क्या मतलब होता है? भरा हुआ। भर सक। सक मूल शब्द है और भर है।
फिर भर मार है, फिर भर पेट है। फिर आते हैं पर मतलब पराया या दूसरा। पर किए, यहां पर की आपका मूल शब्द है, पर आपका उपसर्ग है। पर दादा मुदादा मूल शब्द है। और मार्थ, पर मार्थ आपका मूल शब्द है और पर आपका उपसर्ग है। ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय में उपसर्ग का भी अर्थ होता है, मूल शब्द का भी अर्थ होता है। जब भी आप उपसर्ग या प्रत्यय अलग करोगे तो जो मूल शब्द आ रहा है निकलकर, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। पता चला विग्रह करते समय आपने उनको अलग तो कर दिया, लेकिन जो मूल शब्द आपके पास बचा उसका कोई अर्थ नहीं, तो फिर उसका तब वो मान्य नहीं होगा। मूल शब्द का अपना एक अर्थ होना बहुत जरूरी है। मूल शब्द का अपना अर्थ होगा, उपसर्ग का अपना अर्थ होगा। जब इन दोनों को आप अलग अलग करोगे तो उन दोनों के अपने अपने अर्थ निकलने चाहिए, और जब उनको ज्वाइन करोगे तो भी उससे एक नया अर्थ बनना ही चाहिए। ये एक जरूरी प्रोसीजर है। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। नेक्स्ट आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अब यहाँ पर हमने अरबी जो दो हमने भाषाएं अलग अलग बताई थी, यहाँ पर हमने दोनों भाषाएं एक साथ हम बता रहे हैं, अरबी और फारसी की। क्या है उपसर्ग है? सबसे पहले खुश। खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिल, दिल हमारा मूल शब्द है और खुश आपका उपसर्ग। खुश आमद, यहाँ पर आमद जो है वो मूल शब्द है और खुश उपसर्ग है। खुश किस्मत, किस्मत आपका मूल शब्द है और खुश आपका उपसर्ग है। उसी तरीके से आइए हर। हर मतलब क्या होता है? प्रत्येक। हर माह, ठीक है, माह मतलब होता है महीना, तो ये हो गया आपका मूल शब्द, और हर मतलब क्या हो गया आपका उपसर्ग। फिर है हर कोई, कोई आपका मूल शब्द, हर उपसर्ग। हर दम, दम मतलब मूल शब्द और हर आपका उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट है ना। ना मतलब होता है नहीं, कोई चीज जो नहीं हो सकती उससे मतलब है। यहां है ना उम्मीद, उम्मीद मूल शब्द के अंतर्गत आ रहा है और ना आपका क्या आ रहा है? ये उपसर्ग आ रहा है। ना काबिल, काबिल मतलब होता है कोई चीज जो लायक हो, और ना मतलब हो गया जो लायक ना हो। फिर है ना लायक। लायक मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा हो, हर काम कर लेता हो। ना लायक अर्थात जो किसी भी लायक ना हो, जो कोई काम ना करता हो। फिर आते हैं बे। बे का मतलब होता है बिना। अब इसका क्या हो गया? बेअदब, यानी जो अदब, जिसको तहजीब कहते हैं ना, जिसको तमीज तहजीब जिसको अंदर नहीं हो उसके लिए हम बेअदब कहते हैं। अदब मतलब तमीज, बेअदब मतलब बिना तमीज के। बेअसर, असर मतलब होता है कोई अपना इफेक्ट छोड़ता है, असर। बेअसर मतलब जो इफेक्टिव नहीं है। बेकरार, करार मतलब कोई हमारे अंदर किसी चीज को पाने की फीलिंग, किसी से मिलने की फीलिंग जो होती है उसको बोलते हैं। और बेकरार मतलब बहुत ही ज्यादा जो है, जो बिना जिसको करार नहीं हो। करार का मतलब होता है जिसको सुकून नहीं हो, जो मिलने के लिए। फिर है बद। बद मतलब होता है बुरा। अब बद जबान, जबान मतलब क्या होता है? आपको बोलने का तरीका। बद जबान यानी कि जो अच्छा ना बोलता हूं। बद दुआ, अच्छा आशीर्वाद। दुआ बद मतलब जो बुरा आशीर्वाद दिया जाए। फिर है बद मिजाज। क्या है यहाँ पर? बद मिजाज। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है बद मिजाज, ठीक है। अब ये बद आपका क्या हो गया? उपसर्ग, और मिजाज आपका हो गया मूल शब्द। तो समझ में आया अरबी फारसी के। अभी देखते हैं और भी हैं इनके। सर। सर का क्या मतलब होता है? सर मतलब होता है मुख्य। सरकार, तो कार आपका मूल शब्द है और सर आपका उपसर्ग। सर ताज, ताज मूल शब्द है और सर उपसर्ग। सरदार, दार मूल शब्द है, सर उपसर्ग। फिर गौर। गौर मतलब अलग या भिन्न। क्या, सॉरी गौर कह रहे हैं, गैर। गैर कानूनी, कानूनी मूल शब्द है और गैर उपसर्ग। गैर आपका उपसर्ग, हाजिरी आपका क्या हुआ? मूल शब्द। फिर है लाचार। ला का मतलब क्या होता है? बिना। ला का मतलब क्या होता है? बिना। अब यहां पर आए बिना, लाचार। चार आपका मूल शब्द। ला मतलब क्या हो गया? जो किसी का इलाज नहीं हो। फिर लाचार मतलब होता है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, चाह रहा है मगर नहीं कर पा रहा है।
फिर आते हैं ला इलाज। इलाज मतलब होता है जिस चीज की मर्ज हो, ला इलाज मतलब जिसका मर्ज ना हो। तो आपने यहाँ पर कुछ अरबी फारसी के जो हैं वो उपसर्ग देखें, तो समझ में आ गया। 4 भाषाओं से उपसर्ग हिंदी भाषा में लिए गए हैं। वो भाषाएं आपकी क्या हैं? संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी। इन सभी से जो हैं आपके उपसर्ग हिंदी में आए हैं। अब हम आ गए प्रत्यय पे। तो उपसर्ग का कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह समझा दिया मैंने कि हमेशा जो मूल शब्द है उसके पहले जो शब्दांश जुड़ेंगे वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का भी अर्थ होता है और मूल शब्द का भी अर्थ होता है। उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में 4 भाषाओं से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अरबी भाषा और फारसी भाषा से। ठीक है, क्लियर कर दिया उपसर्ग। अब हम आ जाते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया अर्थ बना देते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने बताया मूर्ख, मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़कर हमने मूर्खता बनाया। अब हमारा मूल शब्द क्या है पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, मूल शब्द हमारा है मूर्ख। क्या है? ठीक है, अब इसमें हमने प्रत्यय कौन सा जोड़ा? प्रत्यय कौन सा जोड़ा हमने यहां पर? आपका ता प्रत्यय जोड़ा। ता प्रत्यय जोड़ा। अब इससे जो शब्द बना वो क्या बना? मूर्खता। इस मूर्ख का तो अर्थ है, मूर्ख मतलब जिसके कोई अकल नहीं हो, मगर इस ता का कोई भी अर्थ नहीं होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे? जो हम उपसर्ग जोड़ते थे, उपसर्ग का हमेशा कोई अर्थ होता था, मगर इन प्रत्ययों का कोई भी अर्थ नहीं होता। ये ध्यान रखना, कोई अर्थ नहीं होता, हमेशा मूल शब्द का अर्थ होता है। अब इसी में मैं आपको उपसर्ग प्रत्यय दोनों जोड़कर दिखा दे सकती हूँ। क्या है? महामूर्खता। महामूर्खता। अब महामूर्खता का अर्थ क्या होता है? मूर्खता का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मूर्खता का अर्थ मतलब बताइए। मूर्ख का मतलब होता है जिसके अर्थ अकल नहीं। महा का मतलब क्या होता है? महा जो एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है महान। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? महान। अब हमने उसे मूर्ख में जोड़ दिया, यानी महामूर्ख। क्या बोला हमने? अब ये ता हटा दो। चलो यहां से ता हटा दो, पहले मैं उपसर्ग से आपको बता देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि मूर्खों में जो महान है, यानी कि मूर्ख में भी महान होते हैं जो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। अब उसमें हमने अगर हम ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जो महामूर्खता में महान, जो मूर्खता में यानी कि जो मूर्खता करने में महान है। अब फर्क देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। महान जब हम उसे मूर्ख में जोड़ रहे हैं, अब यहां पर आइए, जब हमने लिखा महामूर्ख, महामूर्ख का क्या मतलब हुआ? मूर्खों में महान। मूर्खों में महान। अब हमने जब लिखा महामूर्खता, अब क्या हुआ? यहां हुआ मूर्खता, यानी कि मूर्खता करने में महान। अब इसको समझिएगा, महामूर्ख यानी कि जो अपनी बातों से अपनी मूर्खता को सिद्ध कर देता है, वो व्यक्ति मूर्ख होता है। अब वो अपनी बातों से ऐसा महान बना कि वो अपनी मूर्खता का उसने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। दूसरा आता है महामूर्खता। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है जो बोलने से नहीं, उसके काम करने से फर्क पड़ता है। तो काम करने में जो अपनी मूर्खता को दिखाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलने में साबित कर देते हैं, कुछ करने में साबित कर देते हैं, काम करने में। जैसे वो था ना, एक हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि एक व्यक्ति था जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। वो वहां कुछ बोल तो नहीं रहा था, वो अपने काम के जरिए अपनी मूर्खता को सिद्ध कर रहा था। तो यहां पर हमने आपको बताया ना, मूर्ख का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास अकल नहीं हो। जब हमने महामूर्ख बोला, यानी कि वो अपनी बात करके अपनी मूर्खता को साबित कर रहा है। और महामूर्खता का तात्पर्य होता है जो काम करके, ये मूर्खता का तात्पर्य क्या होता है? जो काम करने में अपनी मूर्खता को सिद्ध करता है। अब महान हो गया, यानी बहुत सारे मूर्खों में भी वो सबसे ऊपर। तो समझ में आया ना कि मूल शब्द और प्रत्यय लगाकर किस किस तरीके से इनके अर्थों को बदला जा रहा है।
बस प्रत्यय में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी प्रत्यय जोड़े जा रहे हैं उन प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करेंगे तो मूल शब्द का हमेशा जो है एक अर्थ निकलना चाहिए। ये एक बेसिक नियम है उपसर्ग और प्रत्यय का, कि जब भी आप किसी भी मूल शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करेंगे मूल शब्द का अर्थ निकलना ही चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती करी हुई है। ये एक पहली चीज है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्यय के निम्नलिखित भेद हैं। अब प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तरित प्रत्यय। क्या है? तरित प्रत्यय। अब इसको देखते हैं कैसे बोलते हैं। कृत्य प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया धातुओं के अंत में पीछे लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत्य प्रत्यय या क्रंदत कहते हैं। अब सिंपल क्या है, जो क्रिया शब्द के पीछे लग रहे हैं, ध्यान रखना, धातु, जैसे यहां पर आपको मैं बोल दूं चलना, चल, तो चल क्या है? धातु, उसमें हमने नाल लगा दिया तो क्या हो गया? चलना, तो ये हो गया क्रंदत प्रत्यय। अब इसको समझिए, जैसे यहां पर दिया है वाला या गा कर शब्द इस प्रकार बनते हैं, जैसे जानने वाला, जाने वाला, करने वाला, पढ़ने वाला। तो अब इसमें जो है जा, ठीक है, जा धातु है, कर धातु है, पढ़ धातु है। पढ़ धातु क्या होती है तो मैंने आपको समझाया, जब क्रिया समझा रही थी तो मैंने आपको धातु समझाया था ना। क्रिया शब्द के जो मूल होते हैं उनको धातु कहते हैं। क्रिया शब्द के मूल शब्द को धातु कहा जाता है। क्रिया शब्द जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं, क्रिया शब्द आपके क्या हैं? पढ़ना, पढ़ो, पढ़वाया, पढ़ाई, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जा, जैसे हमने बोला कर या जा, कुछ भी ले लो। अब हम जा लेते हैं तो यहां जाने, फिर क्या है? जाना, जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से अब इनमें जो आप मेन देख रहे हो, एक शब्द से ही सारे शब्द बने हुए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? एक पढ़, 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 उसी तरह जा, जा, जा। तो ये सब क्या कहलाते हैं? जो ये पढ़ और जा है ये कहलाते हैं धातु। क्या कहलाते हैं? धातु, जो आपके ये हैं, ठीक है ना। जा, कर, पढ़, ये सभी आपके क्या कहला रहे हैं? धातु कहला रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो धातु यानी कि क्रिया के पीछे जो शब्द लगते हैं वो क्रंदत प्रत्यय कहलाते हैं या कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये कैसे होते हैं अभी मैं आपको आगे बता रही हूं, चलिए देखें आगे। कृत क्रंदत प्रत्यय वे प्रत्यय जिनके लगने से कर्ता का बोध होता है वे प्रायः संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहां पर कृत प्रत्यय, कृत्य यानी कि कर्ता, जो काम को करने वाला है, उसके लिए जो क्रिया शब्द लगते हैं उनके लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे है ऊ। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था, जो हमारे प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, किसी तरह का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहां सबसे पहले आपने देखा ऊ। ऊ के आगे हमने कौन सा शब्द लगाया? कमाऊ, कमाऊ, ठीक है। कम, कमा, कमा कर, कमाना क्या होता है? क्रिया होती है ना, वर्क करना, कभी तो कमा रहे हैं। उसी तरह चला, चला भी क्रिया होती है। बिका, बिका भी क्रिया होती है। अब इसमें देखिए ऊ प्रत्यय हर जगह लग रहा है, ये देखिए ऊ प्रत्यय लग रहा है ना सब जगह। फिर आते हैं इधर अक। अक क्या क्या होगा? यहां पर भी आप ध्यान देखिए, लेखक, लेख जो है वो आपका क्या हो रहा है? लेख आपका मूल शब्द है। अब आप इसमें जोड़ोगे अक, तो आ है ही नहीं। अब आ कैसे नहीं है मैं आपको बता रही हूं। जब लेखक का आप विच्छेद करते हो तो यहां पर लेख, यहां पर आया, जैसे ला है, ला को हमने स्वर रहित किया, मैंने वर्ण विच्छेद में आपको बताया था, इसमें ए की मात्रा लगी है, ए आया। ये खा है, खा अपने आप में क्या होता है? स्वर होता है, वो व्यंजन है, ठीक है। खा के नीचे विसर्ग लगाया, इसमें से हमने आ निकाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ अक है ना, यहाँ देखो का जुड़ा है, हमने क्या लिखा? लेखक आया, अक
फिर उसके बाद हमने का जोड़ा, का में से भी हमने आ निकाल दिया। अब यहां पर का तो पूरा है, तो ये का हम पूरा नीचे ले आए, का लेकर आए। अब ये जो आ था हमने ये इसमें जोड़ दिया, इसलिए का ये पूरा हो गया। समझ में आया? ये आ हमने इसमें जोड़ दिया और ये खा यहां पर आ गया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सारी चीज? अब आ गए यहां पर, देखिए अक है तो यहां पर लेख जो है वो आपका क्या हो गया, और अक इसी में जुड़ा हुआ है तो ये अक हो गया। फिर अक्ष का अक, धा, फिर धावक यहां पर हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं एरा। एरा में क्या है? लुट, और फिर एक ही मात्रा ऊपर चली गई, रा आ गया, एरा। ठीक है। फिर कम, कम एरा। फिर चित, एरा। फिर आते हैं अंत। अंत का आगे भीड़ और ऊपर बिंदी लग गई और अंत हो गया। ठीक है। रट, अंत, गढ़, अंत। ये प्रत्यय में ध्यान रखना होता है कि अक्सर ये होता है कि जो मूल शब्द है उसके आखिरी वर्ण से प्रत्यय में जो है स्वर या व्यंजन है उनकी मात्राएं बन जाती हैं। अगर वो पहले स्वर दिया हुआ, देखो आप यहां पर उ, आ, ए, आ, ये सभी क्या है? स्वर हैं। इन सभी की मात्राएं बन जाएंगी, या जो मूल शब्द है उसके आखिरी में जो व्यंजन है उसके साथ ये आ मर्ज हो जाता है। तो इसलिए ये आ आपको नहीं दिखेगा। ए जो है वो देखिए यहां पर आपको मात्रा में चला गया, हो गया। उसी तरह आइए वाला। वाला क्या है? धोना, धोने, धोने वाला। धोना जो शब्द है वो क्या है? वो क्रिया है, उसके साथ हमने वाला लगा दिया। देने हमारा क्रिया है, उसके साथ वाला लगा दिया। करना हमारा क्रिया है, उसके साथ वाला लगा दिया। फिर आते हैं अन। अन के साथ क्या लगेगा? उलझन। अब यहां पर आप कहां जोगे? ये झा में आ जुड़ जाता है। उलझ, उलझ जाना बोलते हैं ना, उलझ। अकड़, फिर फिसल, तो यहां पर फिसलन। आ जो है वो ला, यहां पर झा में जुड़ा, यहां ड़ा में जुड़ा, यहां ला में जुड़ा। समझ में आए? वो जो आ ये जो था, ये जो मिसिंग आपको दिख रहा है वो इनमें जाकर जुड़ गया। मैंने बोला ना, अगर जो है प्रत्यय का पहला वर्ण अगर कोई स्वर है तो वो उसकी हमेशा मात्रा बन जाएगी, ये ध्यान रखना, हमेशा मात्रा बनेगी। अब यहाँ है अक्कड़। अक्कड़, अक्कड़ का क्या है? पी अक्कड़। अब यहाँ का इसका आ जो है आपको नहीं दिख रहा, कारण क्या है? देखिए क्यों? क्योंकि या में वो आ जुड़ गया है। पीना यानी कि पी ये आपकी धातु हुई, घूम आपकी धातु हुई, भूल आपकी धातु हुई, इन्हीं के आगे ये अक्कड़ अक्कड़ सब जुड़ गए। अब यहाँ आ जो है ला में जुड़ गया, यहाँ आ मा में जुड़ गया, यहाँ आ या में जुड़ गया। तो समझ में आया ना कि कैसे कैसे चल रहा है, किस तरीके से सारी चीजें बदल रही हैं। अब आ जाते हैं कर्मवाचक। कर्मवाचक जहां पर क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वे प्रत्यय जिनके लगाने से कर्म का बोध होता है, वे प्रायः संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे यहां पर क्या है? औना, बिच, बिच जो है ये है, खिल है, फिर भाग है, यहां औना औना लग गया, ना, ओढ़, फिर गा, फिर खा, ये सभी क्रिया हैं। लेकिन जब इसमें हम कर्मवाच्य कृत्य प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो ये सभी क्या है? संज्ञा बन जा रहे हैं। देखिए बिछौना, खिलौना, भगोना, ओढ़ना, गाना, गाना, खाना, ये सभी क्या हो गया? ये मोस्टली संज्ञा बन जाते हैं। अब आ जाते हैं करणवाच्य। करणवाच्य में वे प्रत्यय जिनके लगाने से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी कि जब हम ऐसे प्रत्यय लगाएंगे इनसे क्रिया करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे यहां दिया है, यहां पर आ लगाना है, झूल बोलते हैं ना, झूलना, झूलना क्रिया है, उसमें आ लगा दिया, झूला बन गया। अब झूलने के लिए हमें किस साधन की जरूरत है? झूले की जरूरत है। किसकी जरूरत पड़ रही है? झूले की जरूरत पड़ रही है। तो क्रिया जो है झूलना, उसके लिए हमें झूले की जरूरत पड़ी। तो झूल जो था मेन क्या था? वो क्रिया धातु थी। क्लियर हुआ? यहां पर जो ये चीज ये बोल रहे हैं उसको मैं आपको क्लियर करी, एक शब्द से मैं आपको बता दे रही हूं। यहां पर उन्होंने बताया झूल जो है वो क्या है? हमारी धातु है। ठीक है, ये हमारी क्या है? धातु। अब इस धातु में हमने लगाया झूलना। ठीक है, ये हमारी क्या बनी? क्रिया बनी।
इस क्रिया को करने का साधन क्या था? झूला। इसको करने का साधन हमारा क्या था? ये था साधन। क्या है? साधन। क्योंकि झूलना, अगर हम झूला झूलेंगे तो उसके लिए तो हमें उसके लिए झूले की जरूरत पड़ेगी ना। तो उन्होंने क्या बोला कि करण, यहां पर क्या है? करण क्रंदित है, यानी कि हम यहां पर अब ऐसा प्रत्यय लगाएंगे उससे जो है हमारा क्या बन जाएगा? साधन बन जाएगा, क्रिया करने का साधन। अब झूल मूल धातु था, वो हमने क्रिया में इस्तेमाल किया, वही हमने यहां पर लिया और उसमें आ की मात्रा लगा दी। तो झूलने के लिए हमने क्या ले लिया? एक साधन ले लिया कि हाँ भाई हम झूलेंगे तो झूला झूलने के लिए हमें एक साधन की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है, तो वो आ गया यहाँ पर। अब उसी तरीके से आई है ढेला, तो ढेल, फिर उसके बाद पोछा, पोछ, फिर है यहाँ अन क्या हुआ? बेल, बेलन, बेलना होता है ना, बेलना क्रिया है, बेलना क्या होता है? क्रिया है। अब उसके लिए किसकी जरूरत है? बेलन की जरूरत है। मम्मी रोटी सेकती है ना बेलन से, तो यहाँ पर ना लगाया तो देखो उसकी साधन की जरूरत हो गई, साधन आ गया ना। उस क्रिया को करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए था वो हमने ले लिया। फिर आते हैं झाड़न। क्या होता है? झाड़न, झाड़, डस्टिंग करना क्या होता है? उसको झाड़ पोछ करना पड़ते हैं। अब उस झाड़ने के लिए आपको झाड़न यानी कि एक कपड़े की जरूरत है, उसमें ना लगाया, हमने झाड़न बना दिया। उसी तरह वाहन, वाह, वाह क्या होता है? चीज आपको वाह वाह बोल रहे हैं। अब वाह वाह बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए कोई बात चाहिए, तो हमने यहां लगा दिया वाहन। वाहन का मतलब क्या होता है? आवाहन का मतलब अगर बेसिकली आप लोग देखो तो क्या होता है? आवागमन के साधन, लेकिन यहाँ वो परिवहन होता है, आवागमन के साधन। वाहन, वाहन का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जो हम सवार होते हैं, जिस चीज पर हम सवार हो। अब हमारी बात जो है वो बात पर सवार होकर जाएगी। वाह वाह, तो अब हमारी वाहवाही जो है उस शब्द पे सवार होकर जा रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? त्रा, अस्त्र, अस्त्र, अस जो हो गया, फिर शस हो गया, फिर ने हो गया। नेक्स्ट आते हैं ना, ओढ़ ना, बेल ना, पालना। फिर आते हैं नी, लेखनी, ओढ़नी, छिलनी। फिर आते हैं ई, खेत, खेत है उसमें ई लगा दी, रेत ई लगा दिया, फांस ई। तो आपने यहां पर देखा ना कि यहां पर जो हम प्रत्यय लगा रहे हैं इससे करण कारक क्रंदक प्रत्यय कहते हैं। आप करणवाचक पे नहीं भी जाओ तो ये देखना मेन जो है वो धातु पे लग रही है क्रिया। किस पे लग रही है? क्रिया धातु पर जो लग रही है वो आपकी कहलाएगी क्रंदत प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाते हैं भाववाचक क्रंदत प्रत्यय। भाववाचक क्या होता है? जिन प्रत्ययों के लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाए। भाववाचक क्रंदक मतलब जिन पे लगेगा वो धातु होंगी, उनमें जब प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएंगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। कैसे? देखिए आहट। अब यहां पर आहट जो है हमने क्या बोला? हक, हक लाहट। हक मतलब क्या होता है? हक हमारा धातु, हक जमाना, हक लेना, हक वाला बोलते ना। हक क्या है? वो धातु शब्द है। अब उसके आगे जब हमने लाहट लगाया यानी कि हकला, हकला होता है ना, हकला, तो अब इसमें आहट जब हमने लगाया तो क्या हो गया? हकलाहट। अब हकलाहट क्या है? ये भावना है। क्यों भावना है? इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ इसको फील कर, कानों से सुनेंगे और उसको फील कर पाएंगे, तो वो क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह है घबरा, घबराहट। फिर है छट, छटा, क्या? छटपटा अट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आवट। आवट में कैसे होगा? लिख आवट, सज आवट, मिल आवट। अब खिलावट, सजावट, मिलावट भाववाचक संज्ञा हुई कि नहीं हुई? फिर आते हैं आवा, छल आवा, कुल आवा, पछतावा। फिर आते हैं आई, कस आई, रंग आई, सिल आई। फिर है आपका यहां पर आन। क्या है? ढल आन, थक आन, मिल आन। फिर है आव, सुझ आव, छिप आव, फैलाव। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो ये हमने धातु के आगे ये प्रत्यय लगाए, इनसे जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो गया, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं?
भाववाचक क्रंदत प्रत्यय। नेक्स्ट है क्रियावाचक क्रंदत प्रत्यय। ये प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं। इससे क्या है, हम ऐसे का शब्द का निर्माण करेंगे जो हमें किसी तरह की क्रिया का बोध कराएंगे। क्रिया दिखेगी नहीं, क्रिया का बोध कराएंगे। जैसे है आर, लोहार। अब लोहार जो है वो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन ये हमें काम का भी एहसास करा रहे। लोहार क्या है, वो लोहे से बनी वस्तुओं को बनाता है। इसी तरह कुम्हार, कुम्हार जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन ये हमें बोध क्या करा रहा है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं उससे। उसी तरह सुनार, सोने की चीजें बनाने का काम होता है, लेकिन है ये जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर वो काम के बोध को, काम का बोध करा रहे हैं। लो, फिर क्या है, लोह, फिर आर, कुम हार, फिर सुन आर। ठीक, अब आते हैं वाला, टैक्सी वाला, अखबार वाला, फिर क्या है, अखबार वाला, साड़ी वाला। फिर रहते हैं या, की, खा, घ। तो अब यहां पर आप देख रहे हो ये सब धातु है, उसके आगे या लगा दिया। फिर आ है, बो, सो, जा, बोता, सोता, जाता। तो इस तरीके से ये क्या है, ये एक क्रिया शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ना, यहां पर खेल, यहां देखिए यहां पर के खेल ना, लिख ना, मार ना, फिर कर, पढ़ कर, लिख कर, जा कर, फिर गा है, जाएगा, खेलेगा, खाएगा। तो क्रिया कौन से काल में हो रही है ये भी हमें बोध करा रहा है। देखिए फिर है ती, छा, ती, छा, ती, सो, ती, जाग, ती। तो यहां पर आपने देखा इन सभी के सामने हम जब प्रत्यय लगा रहे हैं तो ये एक क्रिया शब्द बन रहे हैं। पूर्ण रूप से ये किसी न किसी क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं। अब आ जाते हैं त्वरित प्रत्यय। त्वरित प्रत्यय क्या होते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें त्वरित प्रत्यय कहते हैं, या तदिदांत भी कहलाते हैं। इनके अनेक रूप हैं। अब ध्यान रखिए, अभी हमने क्या देखा था, क्रिया धातु के आगे प्रत्यय लग रहे थे तो वो क्रंदत कहला रहे थे। अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे प्रत्यय लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, जिनको हम तदिदांत भी कहते हैं। पहला क्या है इसमें देखिए, मुख्य तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित है। पहला है कर्तवाच्य का तद्धित। यहां पर कुछ आपको दिखाए जा रहे हैं। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्या है, यहां पर क्या है, कर्ता का। अब हमने क्या बोला था कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे ये प्रत्यय लगेंगे। अब यहां पर है कार, तो यहां कथा, कथा मतलब क्या होती है, कहानी, यानी कि संज्ञा, उसके आगे कार लगा। कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा मतलब यहां पर संज्ञा हुआ। पत्र, संज्ञा, कार, पत्रकार। फिर आते हैं वाला, साड़ी क्या है, संज्ञा, अखबार क्या है, संज्ञा। फिर आते हैं गर, कारी, कारी, कारी क्या है आपका, यहां पर ये भी संज्ञा है। जादू संज्ञा है, बाजी भी संज्ञा है। फिर आते हैं आर, कुम्हार, कुंभ, लोह, सुन, तो ये भी आपके सभी क्या हो रहे हैं, संज्ञा के आगे लग रहे हैं। फिर है कारी, यहां पर क्या आ रहा है, कारी, आक्रमण, फिर है क्रांति, फिर आ रहा है हारा, लकड़, पनी, पनिहारा। तो इस तरीके से आपने देखा कि संज्ञा शब्दों के आगे, संज्ञा भी है इसमें, विशेषण भी है, तो ऐसे शब्दों के आगे जब हम प्रत्यय लगा रहे हैं तो जो नया निकल के आ रहा है वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या कहलाते हैं भाई, संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एरा, चचेरा, चच एरा, एरा में देखिए ऊपर मात्रा चली गई, मम एरा, फुफ एरा। फिर ओई, बहन ओई, नंद ओई, आल, ससुर, ससुर आल, ददी हाल, फिर है ननिह आल।
तो यहां पर आपने देखा ये संबंध प्रत्यय ना किसी से किसी के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करते हैं। जैसे ननिहाल है तो नाना से हमारा संबंध है, ददियाल यानी कि दादा की तरफ से हमारा संबंध दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं भाववाचक त्वदित प्रत्यय। पदार्थों के गुण, धर्म, दोष व अवस्था का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। यहां पर क्या है, कोई भी पदार्थ है उसके गुण, दोष, धर्म, अवस्था का बोध कराते हैं ये, जो बनकर निकलेंगे उनके। जैसे यहां पर बताएं आई, चतुराई। चतुर हमारा क्या शब्द है बताइए? चतुर हमारा विशेषण है, उसके आगे आई लग गई। ऊंच विशेषण है, उसके आगे आई लग गई। लंब लग गया आई। अब उसके बाद जब ये निकल के आया तो चतुराई, ऊंचाई और लंबाई ये किसी की अवस्था, गुण और दोष को बता रहे हैं। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? जैसे चतुराई है ये कोई व्यक्ति का गुण है, ऊंचाई है ये अवस्था है, लंबाई है अवस्था है, बता रहा है किसी चीज की। फिर है पन, बचपन। यहां पर क्या है, आप बच, लड़क और अंध, तो यहां पर जो आप देख रहे हो ये भी विशेषताएं ही हैं, विशेषण शब्द हैं। इनके आगे जब हमने प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया, आपने देखा कि ये आपको किसी व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है कि कोई बच्चा जो है वो बचपने में है, कोई लड़कपन में है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंधा है, उसको अंधेपन में है। अब इसी तरह आहट, कड़वाहट, खड़ खड़ा आहट, गर माहट। फिर आते हैं इन, धनिन, गुड़िन, बुधिन, दुखिन। फिर आते हैं आपा, बुढ़ आपा, मोट आपा, छोट आपा। फिर है ता, कठोरता, चंचलता, दुर्बलता। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी ना किसी चीज की गुण, दशा, दोष, धर्म आदि को व्यक्त कर रहे हैं, और ये सभी मोस्टली आप देखेंगे विशेषण शब्दों के साथ ही बने हैं। अब आते हैं नामवाचक तदिद प्रत्यय। नामवाचक क्या होगा, ये प्रत्यय किसी नाम के अंत में जोड़े से बनते हैं। इनमें उत्पन्न होने का बोध होता है, इनसे उत्पन्न होने का, कहने का मतलब है क्या, ये किसी ना किसी का नाम बनकर निकलेंगे। जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नाम बन जाएंगे। जैसे आप यहां देख रहे हैं कौरव, यहां पर आ अपने आप में जुड़ गया, कौरव। पांडव, यहां पर वा में सब में आ जुड़ा हुआ है, देखना, वासुदेव। फिर एरा, राधा, राधेव। कार्तिक, कार्तिकेय। वैन, ते, वैनत, ए। फिर है ई, जनक, जानकी। दशरथ, दशरथी, दाशरथी। फिर है जानवी। फिर आते हैं अज, यहां पर पंक, पंक मतलब कीचड़, अज मतलब जन्मा हुआ। पंक अज, सरो, सर, ओज। फिर नीरज। तो समझ में आया, यहां पर जब हम ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इससे किसी किसी का नाम निकलकर हमारे सामने आ रहा है। अब आ गए कुछ अन्य तदिंद प्रत्यय, और क्या है, ई, इया, डा या तम से भी शब्द बनते हैं। तो कुछ और भी हैं, हमने कुछ तो प्रत्यय बता दिए, कुछ और है। जैसे ई से जब बन रहा है मंडल, मंडल में हमने ई जोड़ा, मंडली हो गया। रस में ई जोड़ा, रस्सी हो गया। डा, बछड़ा, पलड़ा, चिथड़ा। फिर इया, बुढ़ या। फिर दुख या। फिर तम, मधुर तम, लघु तम, सुंदर तम। तो आप यहां पे देख रहे हैं ना कि ये कुछ अलग और अलग दिए गए हैं, जो अभी तक हमने पढ़े ना उससे अलग कुछ। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं, हमने तो कुछ ही आपके सामने यहां पर रखे हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय का जो बेसिक नियम है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद लगेंगे। और जब भी उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो मूल शब्द है, मूल शब्द का अपना एक अर्थ होना जरूरी है। जब आप इनमें शब्दों को जोड़ोगे तब भी मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, और जब इनमें से आप उपसर्ग प्रत्ययों को अलग करोगे तब भी जब मूल शब्द निकल कर आएगा तो उसका भी अर्थ होना जरूरी है। अब इसमें जो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ो तो जो नया शब्द बनेगा उसका अपना एक नया अर्थ होना चाहिए, और जब मूल शब्द में आप प्रत्यय को जोड़ो तो उसका भी अपना एक नया अर्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर ये अर्थ नहीं निकल रहा है, तो अगर मान लीजिए आपने विग्रह किया, मूल शब्द में से उपसर्ग अलग किया या मूल शब्द में से प्रत्यय अलग किया,
और मूल शब्द जो है वो अपना एक अर्थ लेकर नहीं आ रहा है, तो उस समय समझ लेना कि आपने कहीं ना कोई गलती अवश्य कर दी है। तो फिर से उसको देखना, क्योंकि आप सही हो या गलत हो, इसकी सही शॉर्ट ये पहचान है कि मूल शब्द अपने आप में का अर्थ होना चाहिए, ये सही, ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय हमने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी हमने ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बंद कर दिया। अब हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसमें आपके पास में रहेंगे क्या, प्रश्नोत्तर और कुछ अभ्यास कार्य। जब ये वाला रिवीजन हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो को, उसके बाद फिर जो वीडियो लेकर आऊंगी उसमें हम करेंगे एमसीक्यूज। क्या करने वाले, एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या हमें समझ में आया या क्या नहीं आया, उसकी टेस्टिंग होगी। और उसमें अगर हमको ये लगेगा कि हमें ये समझ में नहीं आया तो हम फिर से जाकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य का। तो ये वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, अब आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। ये अद्भुत बैच इंग्लिश मीडियम का 6 to 8th तक का बैच मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि 6 to 8th तक का। अब ये जो 6 to 8 तक का बैच है आपके लिए अभी शुरू किया जा चुका है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इस पैकेज में आपके सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कवर हो रहे हैं, जो आपके सामने मैंने दे दिए हैं। और इन सभी सब्जेक्ट के जो है क्या क्या फीचर्स कवर करा जाएंगे। सबसे पहले इनमें जितना भी सिलेबस हम कवर कराएंगे वो बेस्ड ऑन द सीबीएसई बोर्ड सिलेबस होगा। पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, मतलब बहुत सारे हम लोग को डाउट रहते हैं कि अरे भाई ये कैसे होगा, वो कैसे करेंगे। तो ऐसे सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व हो सकें। फिर आते हैं वन शॉट रिवीजन दिया जाएगा। जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हम एक शॉट में करेंगे। उसके बाद आपको ई नोट्स हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराए जाएंगे इस बैच के अंदर। फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट आप खुद करेंगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलते रहेंगे कि क्या चीज़ हमसे रह गई है, क्या नहीं रह गई है, हम वो करेंगे। फिर उसके बाद माइंड मैप्स वीडियोस रहेंगे, MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। यही दो पैटर्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ही पैटर्न आपके कवर किए जाएंगे। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें तो आपको कराई जा रही हैं। इसके अलावा आपको हर एक चीज़ का, ये सारी जो जितना भी मैंने बताया, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के साथ आपको पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। ये सभी कुछ आपको अभी प्रेजेंट टाइम में 50% ऑफ में मिल रहा है। ऑलरेडी 50% ऑफ चल रहा है, लेकिन अगर आप इसमें मैग्नेट ब्रेन 10 जो है वो कूपन कोड लगा देते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि 50 + 10 टोटल 60% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट जल्दी करिए, इसको हाथ से जाने नहीं दीजिए। अब आप सवाल उठता है कि मैंने तो सब बता दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जानना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7049597408। इस नंबर पे आप कॉल करिए और कॉल करके आप जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप जितना आप चाहते हो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा एक तरीका और है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करो, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करो, फिल करके सबमिट करेंगे, जल्दी इस पूरे बैच की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ये बैच शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द जो है इसको ज्वाइन करिए, ऐसा ना हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मिस हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।